नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत चल रहा था, तो आज पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य का जो दक्षिण भारत विस्तार है, खासकर औरंगजेब के बारे में। तो देखा किसके राज्यकाल में मुगल शासनकाल दक्षिण में तमिल क्षेत्रों तक विस्तृत हो गया था। तो औरंगजेब औरंगजेब का जो शासनकाल है वो चलता है आपका 1658, जब उत्तराधिकार का युद्ध जीतता हो अपने तीनों भाइयों से, और 1707 तक उसका शासनकाल है, लगभग 50 वर्ष तक है। इसमें से लगभग लगभग शुरुआत के 25 साल तो बेहतर जाते हैं औरंगजेब के लिए, पर अंतिम के जो 25 साल है वो उतने बेहतर नहीं रहता, क्योंकि जो दक्कन नीति वो बोल सकते हैं पूरी तरीके से फेल मानी जा सकती है। औरंगजेब की लास्ट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा खर्च या सैन्य खर्च उसे देखना पड़ता है। औरंगजेब को आलमगीर, इसने अपनी उपाधि ली थी। आलमगीर मतलब होता है विश्व विजेता। जिंदा पीर की उपाधि इसने ले रखी है, जिंदा पीर भी बोलते थे इसे। और अकबर अकबर उपाधि है किसकी? जलालुद्दीन मोहम्मद की। शाहजहां की अगर बात करें, शाहजहां का नाम क्या था? खुर्रम। और जहांगीर का नाम था सलीम। ठीक है, पढ़ लेते हैं। तो लिखा हुआ है औरंगजेब किसका बेटा है? शाहजहां और मुमताज महल का। ये मुमताज महल लिख लेना यहाँ पे। मुमताज महल। मुमताज महल जो है उसका नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। और ये बेटी है आसफ खां की। आसफ खां। आसफ खां भाई है आपका मेहरुनिशा का या नूरजहां का, जो पत्नी है किसकी? आपकी जहांगीर की। अच्छा, शासन है 1658 से लेकर 1707 तक। मूल नाम था मूल अल्दीन मोहम्मद आलमगीर। उपाधि इसने धारण की थी, जिसका अर्थ होता है विश्व विजेता। और आपने एक चीज़ याद रखनी कि मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी सीमा विस्तार जो करता है वो औरंगजेब ही करते हैं। औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकोंडा जो बहमनी साम्राज्य के भाग हुआ करते थे उनको जीत लिया था, और 1690 तक पूरा भारतीय उपमहाद्वीप मुगल साम्राज्य के भीतर आ गया था। दूसरी चीज़ है कि एक था अकबर द्वारा एक प्रथा शुरू की जिसे झरोखा दर्शन बोलते हैं। झरोखा दर्शन। इस प्रथा को समाप्त कर दिया जाता है। आपका औरंगजेब के द्वारा हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति अपनाता है औरंगजेब। मथुरा मंदिर और बनारस मंदिर को उसने नष्ट कर दिया था 1679 में। 1579 में अकबर ने जजिया कर हटा दिया था। अकबर ने हटा दिया था, और 1679 100 साल बाद जजिया कर और तीर्थकर पुनः लगा देता है कौन? आपका औरंगजेब। ठीक है, जिसे अकबर ने बंद करवा दिया था। और सिखों के जो नवें गुरु थे तेग बहादुर, बोल सकते हैं उनका सिर कलम कर दिया था। ये मैंने आपको बता दिया था, जहाँ पर उनका सिर कलम हुआ था वो दिल्ली में आपका शीशगंज साहिब। और औरंगजेब की कुछ नीतियाँ थी जो कारण बनी थी बाद में जाके मुगल साम्राज्य के पतन का। तो ये अगर आप देखेंगे तो इसमें जो आपको येलो कलर दिख रहा है ये आपका 1530 तक है, मतलब ये वाला पार्ट जो है ये बाबर के कब्जे में आ चुका था 1530 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। और उसके बाद अगर देखा जाएगा जो आपको ये वाला कलर दिख रहा है, ये और बोल सकते हैं ये वाला जो विस्तार है, ये विस्तार आपको देखने को मिलेगा अकबर के टाइम तक। अकबर ने कश्मीर की तरफ भी विस्तार किया था, इस तरफ वाले रीजन में। और फिर नीचे की तरफ भी विस्तार कर देता है कौन? ये है आपका औरंगजेब। औरंगजेब ने ये विस्तार कर रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बाबर का विस्तार है, फिर इसको और बड़ा कर रखा है किसने? अकबर ने। और फिर इसको और बड़ा कर रखा है औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा अकबर द्वारा की अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था। तो ये गुजरात विजय थी। गुजरात विजय है उसकी 1572 में, अकबर की 1572 में है। और लगभग 1602 के आसपास निर्माण है बुलंद दरवाजे का। फतेहपुर सीकरी ये आगरा के निकट ही से राजधानी बनाया गया था अकबर के द्वारा, ये आपने याद रखना है। बुलंद दरवाज़ा मतलब होता है जीत का द्वार। ये बुलंद दरवाज़ा आपको यहाँ पे दिख सकता है। तो ये था आपका गुजरात विजय की याद में जो 1575, हालांकि यहाँ पे 1575 पर 1602 तक बोल सकते हैं कि ये बन के तैयार हुआ था। लिखा हुआ है यह फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद है, उसका मुख्य प्रवेश द्वार है। लाल तथा बलुआ पत्थर जो होता है उसके द्वारा निर्मित है। सफ़ेद और काले संगमरमर की नक्काशी भी इसमें लगी हुई है, आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा लिखा हुआ बुलंद दरवाजे के मध्य भाग पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और व्यापकता पर प्रकाश डालता है। यह योजना में अर्ध अष्टकोणीय जैसा आपको दिख ही रहा होगा, और स्तंभों पर छतरियों द्वारा सबसे ऊपर है। सरल अलंकरण के साथ प्रारंभिक मुगल डिज़ाइन, कुरान से नक्काशीदार छंद और विशाल मेहराब यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। बुलंद दरवाजे के पूर्वी मेहराब पर एक फारसी शिलालेख में 1601 में दक्कन पर अकबर की विजय दर्ज है। एक सम्राट को हमेशा विजय का इरादा रखना चाहिए, अन्यथा उसके दुश्मन उसके खिलाफ हथियार उठा लेते हैं। ये कथन है किसका? अकबर का।
तो लिखा हुआ है युद्ध, ये अकबर ने बोला था, तो लिखा हुआ युद्ध और विजय के बहाने उनके प्रवर्तकों द्वारा आसानी से खोजे जाते हैं, लेकिन यद्यपि इस मामले में अकबर का उद्देश्य केवल अपने प्रभुत्व का विस्तार करना था, उसके तर्क में ऐसे अधिकांश बहाने की तुलना से में अधिक औचित्य लगते हैं, क्योंकि यह निश्चित था कि यदि वह आगरा में शांत बैठा रहता तो उसने पहले ही जीत लिया था, जो उसने पहले भी जीता आगरा में। आप जानते हैं आगरा से शासन कर रहा था, आगरा के निकट ही आपके फतेहपुर सीकरी, तो वह लगातार रक्षा के युद्धों में उलझा रहता, उसे हमेशा किसी न किसी दिशा में विद्रोहों से निपटना पड़ता, उसके सिंहासन के लिए हमेशा अन्य दावेदार पैदा होते। अब मुगलों की अगर बात करें तो मुगल बोल सकते हैं माँ की तरफ से चंगेज़ खां के वंशज थे और पिता की ओर से तैमूर लंग के वंशज थे। मैं पहले बता चुका हूँ आपको। ये आपका जो है अकबर, यहाँ पे अकबर पूरा लिखना पड़ेगा। अकबर का जो शासन है अगर देखा जाए तो 1556 से 1570 तक जो कंट्रोल में रहता है वो बैरम खां के रहता है, और एक पेटीकोट सरकार भी बोली जाती है जो उसकी दाई माँ थी महामंगा, उसका भी थोड़ा सा प्रभुत्व रहता है, और बाद के वर्षों में अकबर पूरी तरीके से स्वतंत्र होकर शासन करते हैं। अच्छा, और क्या लिखा हुआ है कि मालवा और गोंडवाना के पड़ोसी राज्यों के खिलाफ सैन्य अभियान प्रारंभ किया था। अबुल फजल नवरत्नों में से एक हैं अकबर के, जिन्होंने अकबरनामा लिखी है। अकबरनामा जो है उसी का एक पार्ट है, कौन सा, आईने अकबरी, ये आपने याद रखना है, ठीक है ना, जिसमें अकबर के प्रशासन, गृहस्थ जीवन, सेना, राजस्व, उसके बारे में लिखा हुआ है, फारसी भाषा में लिखित है। बाबर की अगर बात करें तो 1526 से 1530 तक शासन है। तो 1526 में जो पानीपत का युद्ध होता है इब्राहिम लोदी को हराते हैं। 1527 में आपका खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा को हराते हैं। 1528 में आपका चंदेरी का युद्ध होता है, मेदिनी राय को हराते हैं। और 1529 में आपका बोल सकते हैं घाघरा का युद्ध होता है, उसमें महमूद लोदी को हराते हैं ये। हुमायूं की अगर बात करें 1530 से 1540, तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा 1555-56 में हुमायूं ने अपने उत्तराधिकार वापस विभाजित कर लिया था। पर मैं एक चीज़ बताऊँ, 1555 में वापसी होती है किसके, सरहिंद के युद्ध के कारण। तब तक शेषा सूरी मर चुके होते हैं, और शेषा सूरी ने चौसा के युद्ध में जो आपका बिहार में 1539 में आया था, और उसके बाद कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में 1540 में पूरी तरीके से बेदखल करते भारत से किसको, हुमायूं को, और 1555 में वापसी कर पाते हुमायूं। अच्छा, अकबर की अगर बात करें, अच्छा हुमायूं ने दीन पना बनाया था आपका दिल्ली में। अकबर की अगर बात करें 1556 से 1605 महान शासक है मुगलों में। अगर देखा जाए गुजरात, बिहार, बंगाल, ये कुछ उनके सैन्य अभियान भी हैं। 1585 से 1605 तक उत्तर पश्चिम में अभियान चलाए जाते हैं। और उनका बेटा जो था सलीम, जिसको जहांगीर के नाम से जाना जाता है, वो विद्रोह कर लेता है एक टाइम पे अपने बाप के साथ, अकबर के साथ। जहांगीर की अगर बात करें 1605 से 1627, ये आपने याद रखना है कि खुर्रम इन्हीं का बेटा है जिसका नाम है शाहजहाँ। एक और बेटा है खुसरो, जिसको मदद देने के कारण ये कर देते हैं 5वें सिख गुरु जो अर्जुन देव हैं, या अर्जन देव हैं, उन्हें क्या कर देते हैं, मृत्युदंड दे देते हैं। और ज़्यादातर जहांगीर के काल में अगर देखा जाएगा तो मेहरुनिशा जो पातशाह बेगम थी उस समय, वो जुंटा ग्रुप भी फॉर्म करती है इनकी पत्नी, जिसमें उनके पिता रहते हैं एतमादुल्ला, माता रहती है अशमत बेगम जिसने इत्र का आविष्कार किया था, भाई रहता है आपका आसफ खां, खुर्रम रहता है। हालांकि जो बेटी रहती है उनकी जहांगीर और आपकी नूरजहाँ की लाडली बेगम, उसकी शादी दूसरे शहजादे से होती है, शहजादा खुर्रम से, सॉरी खुसरो से। खुर्रम जो था वो जगत गोसाई का बेटा था, मतलब शाहजहाँ, जगत गोसाई बोला जाता है जोधा अकबर को, सॉरी जोधा बाई को, ठीक है ना। और अकबर की जो पत्नी मानी जाती है जिससे वो मानी जाती है हरका बाई, ये थोड़ा दिमाग में रखना। और ये जगत गोसाई जोधा बाई बोला जाता है। शाहजहाँ की अगर बात करें तो लिखा हुआ है कि दक्कन में मुगल अभियान जारी रहा था 1627 से 1658। 1632 में अहमदनगर पर कब्जा किया जाता है। तो याद रखना बहमनी साम्राज्य का जो अहमदनगर है जिसमें निज़ाम शाही डायनेस्टी थी, तो उसमें शाहजहाँ क्या कर देते हैं, आधिपत्य जमा लेते हैं। 1657 से 1658 के बीच जो औरंगजेब के 4 बेटे आपके बोल सकते हैं दारा शिकोह हैं, आपके सास हो जाए मुराद बख्श औरंगजेब है, इनके बीच में क्या होता है, उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अंतिम रूप से विजय कौन होता है, औरंगजेब। और औरंगजेब शाहजहाँ को क्या करते हैं, आगरा के किले में कैद कर लेते हैं, जो सामने बिल्कुल सामने पे था ताजमहल के। औरंगजेब की बात करें 1658 से 1707, तो 1603 में अहोमों की हार हुई थी उत्तर पूर्व में, अहोम जो साम्राज्य था। और एक चीज़ और बता दूं, अहोम पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की थी, पर अहोम लास्ट में स्वतंत्र हो ही जाते हैं। बहुत बहादुरी से लड़ते हैं किनके साथ, मुगलों के साथ। शिवाजी का अभियान भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, जब पुरंदर की संधि साइन होती है। और छापामार युद्ध नीति जो चलाते थे कौन, आपके मराठे चलाते थे, उसमें बहुत बड़ा रोल होता था एक मलिक अंबर नाम का जो दास था, या बोल सकते थे एक आपका बाद में जाके सेनापति बनता, उसका बड़ा रोल माना जाता है।
फिर औरंगजेब के बेटे भी उत्तराधिकार का युद्ध लड़ते हैं। तो लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मुगल साम्राज्य के पतन का कारण बने। तो पहला लिखा हुआ है औरंगजेब शासन के बाद कमजोर उत्तराधिकार थे, बिल्कुल सही है। अब शायद से जो इनके बेटे थे बहादुर शाह प्रथम, जिन्हें शाह आलम प्रथम भी कहा जाता है, वो लोग 60-65 की उम्र में बनते हैं। तो और उत्तराधिकार का युद्ध भी होने लग जाता है, तो कमजोर उत्तराधिकारी बिल्कुल थे। उत्तराधिकार का सतत युद्ध होता है। नादिर शाह 1739 और अहमद शाह अब्दाली 1761, पानीपत का तीसरा वॉर, ये भी कारण बनता है मुगल साम्राज्य के पतन का। जागीरदारी संकट पैदा हो जाता है, जागीरदार अपने आप को स्वतंत्र करना स्टार्ट कर देते हैं, और मुगल कुलीन वर्ग का क्या होता है, पतन होता है। तो बिल्कुल सारे सही है, ठीक है ना। अब देख लो, जैसे लिखा हुआ है कि बहादुर शाह जब शासक बनते उस समय 63 वर्ष के थे, ठीक है ना। तो उतनी ऊर्जा नहीं थी कि अपने कर्तव्यों को निभा सकें। उसके बाद जहादर शाह, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह, ये सारे शासक होते हैं, पर ये सारे कैसे रहते हैं, अक्षम रहते हैं। और उत्तराधिकार का लगातार क्या होता है, युद्ध होता है। उत्तराधिकार का किसी नियम का पालन नहीं होता, औरंगजेब ने नहीं किया तो और ये क्या करेंगे फिर। अच्छा, आगे लिखा हुआ है भाइयों के बीच में उत्तराधिकार, षड्यंत्र, कमजोर शासक, ये सारा विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, ये आप दो जानते हैं। नादिर शाह आता है मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पे, और ये शाहजहाँ का जो क्या था आपका पिकॉक थ्रोन था, तख्ते ताउस, और जो उस पर हीरा जड़ा हुआ था आपका कौन सा, कोहिनूर हीरा, वो अपने साथ लेके जाता है। ये अफगानिस्तान से आए थे। नादिर शाह का आगे जाके बोल सकते हैं, वंशज तो नहीं बोल सकते, पर नादिर शाह की जो बोल सकते हैं हटाकर, उसके वंशजों को हटाकर आगे जाके अहमद शाह अब्दाली फिर रूल करता है अफगानिस्तान में। इसे राष्ट्रपिता भी कहा जाता है अफगानिस्तान का। अच्छा, मुगलों ने नौसेना के विकास की उपेक्षा, मतलब उतनी बेहतर नौसेना नहीं थी जितनी किनकी थी, यूरोपियंस की थी, चाहे पुर्तगाली थे चाहे आपके अंग्रेज थे। खजाना भी खाली होने लग गया था, ज़्यादातर अय्याश शासक देखने को मिलते थे आपके औरंगजेब के बाद। और औरंगजेब की दोषपूर्ण दक्कन अभियान, ये सबसे खराब चीज़ है जो देखने को मिलता है कि लिखा हुआ औरंगजेब को विस्तार और सत्ता के लालच में अपनी विजय के लिए दक्कन के जिलों में लगातार छापेमारी का सामना करना पड़ा। अकबर के विपरीत औरंगजेब मराठा, बेदार, गोंड आदि को प्रभावी ढंग से आत्मसात करने में असमर्थ रहा, जिसने अपने राज्य के भीतर राजपूतों को आत्मसात कर लिया था पहले से ही। उत्तरी भारत में औरंगजेब की लंबी अनुपस्थिति के कारण कई प्रांतीय गवर्नर स्वतंत्र हो गए थे, कुछ क्षेत्रों में तो अशांत भी हो गए थे। इस प्रकार औरंगजेब के लंबे दक्कन युद्धों ने मुगल साम्राज्य के पतन में योगदान दिया। मुगल कुलीनता का पतन, जैसे जब मुगल भारत आए तो वो मजबूत थे, बहुत अधिक धन और विलासिता ने उन्हें अभावग्रस्त बना दिया। उनके हरम भरे हुए थे, उनके पास मौज मस्ती के लिए ढेर सारा दाखशस्त्र था। वह मजबूत मराठों, राजपूतों, सिक्कों आदि के लिए एक मैच नहीं कर पाए, लास्ट लास्ट के मनोबल भी गिर गया था काफ़ी ज़्यादा, ये आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, औरंगजेब के शासन के दौरान मुगल साम्राज्य के अधिकांश सैन्य और वित्तीय संसाधन मुख्य रूप से निम्न में से किसके कारण समाप्त हो गए थे। सबसे बोल सकते हैं जो नीति खराब चलती वो चलती, दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़ना पड़ता है। दक्कन बोला जाता है दक्कन पठार का क्षेत्र, जिसमें लगभग लगभग आपके 8 से 9 आपके दक्षिण के राज्य आते हैं। तो उसमें आपका बीजापुर, गोलकुंडा, हालांकि इन पे तो कब्जा कर लेता है शुरुआत में, पर दक्कन नीति आगे जाके मराठे काफ़ी ज़्यादा क्या करेंगे, परेशान करेंगे किसको, आपके औरंगजेब को, ठीक है ना। जिसके लिए अब होता क्या है कि इतना बड़ा साम्राज्य रहता है कि देखो लिखा हुआ है पुरुषों और सामग्रियों के बड़े खर्च में दक्षिण में आगे बढ़ाने की नीति अपनाई थी, और वो काम नहीं कर पाती, जिसमें क्या होता है कि उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है 18वीं शताब्दी के पहली छमाही तक, ठीक है ना। और सीमाएं उसकी सुकुड़ती रही, लास्ट लास्ट में अगर देखा जाए उतना ज़्यादा क्लियर कंट्रोल नहीं था। और लिखा हुआ है मराठा शक्ति जब उभर रही थी उस समय मुगल साम्राज्य के और पतन की तरफ जा रहा था, ये भी आप याद कर सकते हैं। धार्मिक कट्टरता एक बड़ा विषय है किसका, जो औरंगजेब ने अपनाया। उसने, जैसे अकबर था, उसने राजपूतों को अपने साथ बोल सकते हैं अपने साथ मिला के रखा, जो आपका औरंगजेब उतना बेहतर नहीं कर पाया। रईसों और अधिकारियों के वर्गों के साथ भेदभाव था, ठीक है ना। मनसबदारी प्रथा, लिखा हुआ है मनसबदार जागीरदार व्यवस्था भी क्या हो जाती है, विफल हो जाती है, क्योंकि अव्यवस्थित हो जाती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान जजिया फिर से लागू कर दिया गया था। मैंने बताया औरंगजेब लागू कर देता 1679 में, और अकबर ने हटाया तो उसे 1579 में। तो लिखा ऐतिहासिक रूप से इस्लाम में जजिया कर को गैर मुसलमानों, ये लिखा गैर मुसलमानों को मुस्लिम शासक द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा के लिए शुल्क के रूप में समझा गया है। गैर मुसलमानों के लिए सैन्य सेवा से छूट के लिए, कुछ सांप्रदायिक स्वायत्तता के साथ गैर मुस्लिम विश्वास का अभ्यास करने की अनुमति के लिए, एक मुस्लिम राज्य और गैर मुसलमानों के मुस्लिम राज्य और उनके कानूनों के प्रति समर्पण भौतिक प्रमाण के रूप में दिखाई देते हैं। जजिया कर जो सबसे पहले सुनने को मिलता है भारत में, वो मोहम्मद बिन कासिम के टाइम पर मिलता है, जो आपका एक अरब इन्वेडर था। 1712 में सिंध के शासक दाहिर के खिलाफ इसका अभियान चलता है, विजय अभियान चलता है। तो पहली बार जब हम सुनने को मिलता है कि भारत की सरहद में सबसे पहले जो जजिया कर लगाया था, किसने लगाया था, आपका मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। 1579 में अकबर द्वारा हटा दिया जाता है, 1679 में औरंगजेब इसे फिर से लागू कर देता है।
वह मुगल सेनापति कौन था जिसने निर्णायक रूप से शिवाजी को पुरंदर की संधि, तो ये था भाई आपका मिर्जा राजा जय सिंह। ठीक है ना, तो औरंगजेब ने भेजा था। हालांकि जय सिंह मना लेता है किसको, शिवाजी को, कि आप मुगल दरबार में जाइए, मिलिए किससे, औरंगजेब से, जबकि वो मुलाकात इतनी बेहतर साबित नहीं होती है। तो बात है कब की, मुगलों और मराठों के बीच में पुरंदर की संधि हस्ताक्षरित हुई थी 11 जून 1665 की बात है। आपका को संधि क्या हुई थी, साइन हुई थी, ये आपने याद रखनी है। ठीक है ना, 1665, ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो 1664 वो साल है जब शिवाजी का क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। नहीं 1664 नहीं, वो 74 है, शिवाजी का राज्याभिषेक है। क्योंकि शिवाजी 6 साल बाद मर जाएंगे, 1680 को उनकी मृत्यु हो जाती है। तो लिखा हुआ है कि यह छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा जय सिंह के मध्य बीच हस्ताक्षरित हुई थी। मुगल सम्राट औरंगजेब की ओर से राजा जय सिंह ने हस्ताक्षर किए थे। कई किलों को मुगलों के अधीन कर लिया गया था। सहमति अब लिखा हुआ है, शिवाजी आगरा में औरंगजेब से मिलने भी गए थे और शिवाजी के साथ उनके बेटे जो संभाजी महाराज थे वो भी गए थे। शिवाजी को किसी भी स्थिति में मुगलों की मदद करने की आवश्यकता थी, इस तरीके से। ठीक है ना। अब पुरंदर की संधि आती है तो मार्च 1 1776 को ये आपकी एक बार फिर से साइन होती है, याद रखना बाद में। पुरंदर की संधि शायद से 3 बार साइन होती है। तो लिखा हुआ 1772 में मराठा पेशवा माधव राव की मृत्यु हो जाती है और वे अपने भाई नारायण राव द्वारा पेशवा के रूप में सफल होते हैं। लेकिन नारायण राव के चाचा रघुनाथ राव के सत्ता हासिल तो ये अंग्रेजों के साथ होती है, ये आपने याद रखना है। ठीक है ना। और सूरत की संधि, ये भी आप याद कर सकते। संधि के अनुसार अंग्रेजों को जो सालसेट और जो बसिन वाला क्षेत्र था वो मिलता है और 12 जो सूरत से भी राजस्व उन्हें प्राप्त होता है। और बदले में रघुनाथ राव को 2500 सैनिक मिले थे, जो पुरंदर की दूसरी संधि है। तो पहली वाली 1665 में और दूसरी वाली 1776 में। ठीक है ना। और बाद में जाके क्या करती, सूरत संधि को क्या कर दिया जाता है, रद्द कर दिया जाता है और फिर से एक नई पुरंदर की संधि साइन होती है। और आगे चलते हैं। फिर एक आता आपका एक बसीन की सालबाई की संधि आती है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सालबाई की संधि ये आप याद कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट लिखा, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मीर बख्श सेना का प्रमुख, बिल्कुल सही है। सदर उश सुदूर धार्मिक और धर्मार्थ संरक्षण का प्रभारी, सही है। मीर समन होता है शाही घराने का, तो ये गलत हो जाता है, ये इसका ये है। और बरीर जो होता था वक्यानविस होता था, ये सूचना अधिकारी होता था आपका। तो ये दोनों गलत हैं, तो आंसर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है। तो सदर उश सुदूर धार्मिक संरक्षण बता दिया मैंने। मीर बख्शी सैन्य विभाग का होता था। खुफिया अधिकारी जो बरीद होता था, समाचार संवाददाता वक्यानविश होता था। मीर समन जो शाही घराने का प्रभारी होता था, ये आप याद कर सकते हैं। किस मुगल शासक को यह ज्ञान था कि उसने अपने न्याय को सुनने के लिए, मतलब अगर किसी व्यक्ति को न्याय देना है तो एक बेल ऑफ जस्टिस, न्याय की घंटी, ठीक है ना, जिसे बोलते हैं जंजीर ए आदिल, जंजीर ए आदिल। ठीक है ना, तो ये लगवाई थी, सोने की थी। ठीक है ना, तो चेन थी और उसमें घंटे, तो घंटे बजानी होती थी। आप बोल सकते हैं शासक से क्या कर सकते थे, आप शिकायत कर सकते थे किसी भी अधिकारी की, तो जहांगीर ने की थी। ठीक है ना। तो लिखा हुआ बेल ऑफ जस्टिस जहांगीर द्वारा स्थापित थी 1605 से 1627 के बीच में, उसका क्या शासनकाल है। अर्जन देव को मार दिया जाता है क्योंकि जो शहजादा खुसरो रहता है उसकी मदद के कारण। पत्नी मेहरुन्निसा थी, वैसे तो कई सारी पत्नियां थी, पर मेहरुन्निसा से शादी जो हुई थी वो 1611 में हुई थी, अकबर की मृत्यु के बाद। ये आप याद कर सकते हैं। और जिसको इसने नूरजहां की उपाधि दी थी। मेहरुन्निसा शायद से शेर अफगान की एक बोल सकते हैं विधवा थी, जिससे शादी की जाती है जहांगीर के द्वारा। अकबर की बात करें 1656 से 1605 सॉरी 1556 से 1605 तक शासन है। पानीपत का दूसरा युद्ध बोल सकते हैं, सॉरी हाँ, पानीपत का दूसरा युद्ध हेमू के खिलाफ। फतेहपुर सिकरी का निर्माण करता है और 1669 में अपनी राजधानी बनाता है। बुलंद दरवाजे का निर्माण 1582 में दीन इलाही, एक नया धर्म चलाया जाता है जिसका एकमात्र अनुयायी इसका बोल सकते हैं नवरत्न था बीरबल, जैसे महेश दास जिनका मूल नाम था। अबुल फजल ने इनकी जीवनी अकबरनामा लिखी है और इनके नवरत्नों में थे टोडरमल जो इनके वित्त मंत्री थे, अबुल फजल थे, फैजी, ये दोनों भाई थे। बीरबल हो गए, तानसेन हो गए, अब्दुर्रहीम खाने खाना, ये बैरम खां के बोल सकते हैं सुपुत्र थे। और बैरम खां को खाने खाने की उपाधि हुमायूं ने दी थी और इनको दी थी किसने, अकबर ने। मुल्ला दो प्याजा, ठीक है ना, राजा मान सिंह और जो इनके कहते भतीजे थे, और एक थे फ़कीर अजियादीन। ये 9 नवरत्न आपको देखने को मिलते हैं। एक हिंदू राजकुमारी थी हरकाबाई से इनकी शादी हो जाती है, ठीक है ना, जैसे आमतौर पर जोधाबाई, पर फिर वही दिक्कत होती है कि आगे जाके जहांगीर की शादी जगत गोसाई से हुई, उनका नाम भी जोधाबाई देखने को मिलता है। 1568 में चित्तौड़ के ऐतिहासिक किले पर ये कब्जा कर लेते हैं। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप को हराते हैं।
1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त करते हैं 1563, और 1564 में जजिया कर को भी क्या करते हैं, समाप्त कर दिया जाता है। क्लियर बात समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे 1564 है, कई जगह लिखा रहता है 1579, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। वैसे 1564 आप ज़्यादा दिमाग में रखना, 1564 ये क्लियर है, ये पूछा जा सकता है। तो 63 और 64 में, ठीक है, तीर्थ यात्रा कर, और 64 में जजिया कर। ठीक है, मनसबदारी प्रणाली, मनसबदारी सिस्टम जब ये अपनाते हैं, मनसबदारी इन्होंने अपनाई थी 1577 के आसपास, ठीक है ना। हुमायूं की अगर बात करें, एक और था दहसाला सिस्टम, दहसाला सिस्टम 1580 का इनका। हुमायूं की बात करें 1530 से 1540, फिर 1555 से 56, 1540 में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था, और जिसमें आपका आता है चौसा का युद्ध और कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध। और 1555 में सिंहासन वापस करने सरहिंद का युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में लड़ा जाता है। हुमायूं नामा जो थी इनकी सौतेली बहन थी, गुलबदन बेगम ने लिखा था, और हुमायूं का जो मकबरा है वो हुमायूं की पत्नी हामिदा बानो बेगम ने बनवाया था दिल्ली में, हुमायूं का मकबरा। औरंगजेब की बात करें 1558 में शाहजहां को कैद करके उत्तराधिकार युद्ध जीत के शासक बनते हैं, आलमगीर के नाम से जाने जाते हैं, जिंदा पीर और दरवेश के नाम से भी जाने जाते हैं। सती प्रथा के खिलाफ शाही फरमान जारी किया था, विधवाओं को सती होने के मजबूर करने वाले को मृत्युदंड देने की बात हुई थी। 1579 में जजिया कर को फिर से वापस लाते हैं। 1575 में गुरु तेग बहादुर को बोल सकते हैं सरकलम करवा देते हैं, और बादशाही मस्जिद का निर्माण उन्होंने लाहौर में करवाया है। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, जिसे दक्कनी ताज भी कहा जाता है, दक्कन का ताज भी कहा जाता है, वो बनवाया था। और लाल किले में मोती महल, ठीक है ना, या मोती मस्जिद। अब मोती मस्जिद याद रखना, मोती मस्जिद 3 है, मोती मस्जिद आपकी 3 है। मोती मस्जिद अगर आपको देखने मिलेगी तो एक मिलेगी लाहौर में, एक मिलेगी दिल्ली में, और एक मिलेगी आगरा में। तो दिल्ली वाली तो औरंगजेब बनाता है, आगरा वाली शाहजहां बनाता है, और लाहौर वाली जहांगीर बनाता है, ये आपने याद रखना है। निम्न में से किस युद्ध के बाद ग्वालियर की संधि, ग्वालियर की संधि होती है जब तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध होता है, उसके बाद ग्वालियर की संधि। ग्वालियर आपका मध्य प्रदेश में। तो 1817 से 1818 में आपका तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध देखने को मिलता है। और ये याद रखना, आपके मराठों ने अपनी पुरानी प्रतिष्ठा पुनर्निर्माण के लिए एक आखिरी प्रयास किया था, पर जीत नहीं जाते, मतलब अंग्रेज इसमें विजय रहते हैं। मराठाओं का जो बोल सकते हैं पतन स्टार्ट हो जाता है 1761 में, पानीपत की तीसरा युद्ध, जो आपका अहमद शाह अब्दाली या अहमद शाह दुरानी के खिलाफ लड़ते हैं, जिसमें उनका बोल सकते कमांडर इन चीफ सदाशिवराव भाऊ बोल सकते हैं वीर गति को प्राप्त होते हैं, ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर पिंडारियों के साथ भी क्या ब्रिटिश संघर्ष देखने को मिलता है। और मराठा प्रमुख रहता है बाजीराव द्वितीय, मल्हार होलकर, बुधोजी द्वितीय भोसले अंग्रेजी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाते हैं। चौथे प्रमुख मराठा प्रमुख दौलत राव सिंधिया कूटनीतिक रूप से दूर रहने के लिए दबाव डाला गया था, लेकिन ब्रिटिश की जीत तेज थी। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण संधियां साइन होती हैं, जैसे 1817 में पेशवा के साथ पूना की संधि, नवंबर 1817 में सिंधिया के साथ ग्वालियर संधि, होलकर्स के साथ क्या आपका मंदसौर की संधि साइन होती है। ग्वालियर की संधि 1817 में सिंध और अंग्रेजों के बीच हस्ताक्षर किए गए थे, भले वह युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। उसके अलावा ठीक है 1947 1818 मंदसौर पेशवा ने 1818 में समर्पण कर दिया था। अच्छा, ये 3 युद्ध हैं। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर होती है 1775 से 1782। उसके बाद सेकंड एंग्लो मराठा वॉर होती है आपके 1803 से 1805। तीसरा एंग्लो मराठा होता है 1817 1819। और ग्वालियर कैंपेन जब लगता है तो 1843 में था। ये अपने पीक पे लगभग 1759 के टाइम पे मराठा एम्पायर अपने पीक पे, जो आपको दिख रहा है कि भगवा कलर में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।